वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और आज की कहानी दर्शन को लेकर है। आप चित्र देख करके अंदाजा लगा चुके होंगे कौन है ये कन्नड़ या तमिल मूवियों के सुपरस्टार हैं। बहुत सारी हिट मूवी इन्होंने की हैं। हालांकि इनकी जो मूवी है उसमें एक लिस्ट में नाम है, शायद पुलिस वाला गुंडा करके यूट्यूब पर डली हुई थी। और मैंने अभी एक अपने टीम के मेंबर से पूछा था तो वो बता रहे थे कि इसका एग्जैक्ट नाम जो है वो आयरन मैन है। अब शायद मेरे को नहीं मालूम कि उसका नाम क्या है मूवी का, लेकिन मैंने वो मूवी देखी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि उसका नाम क्या है। मैं थोड़ी सी स्टोरी उसकी बताता हूँ आपको। उसमें एक पुलिस वाले का रोल करते हैं, गणेश नाम होता है, बुलेट पे चलते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं ये। और जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। हालांकि फर्जी पुलिस वाले होते हैं शुरुआत में, बाद में एक एग्जाम देते हैं जिसमें आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। और बहुत अच्छी मूवी थी ये। उस मूवी को मैंने पहली बार देखा था और उस मूवी के बाद मैंने इनकी बहुत सारी मूवियां देखी। बहुत अच्छी लगी मेरे को। और हालांकि ऐसे ही सुपरस्टार नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में ये एक हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन व्यक्ति हत्या कर दे। और हत्या करना भी एक, देखो, अचानक से हत्या होगी वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने अपहरण करके एक साजिश के माध्यम से जो है एक हत्या की। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसा व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। जी। और हत्या भी अपने डाई हार्ट एक फॉलोवर की, एक फैन की। क्या कारण था, क्यों हत्या हत्या की इन्होंने, इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत अलग अलग न्यूज चैनलों से या यूट्यूब चैनलों से इस कहानी को जरूर सुना होगा, लेकिन यहां मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज पारदर्शी तरीके से बताऊंगा। शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले। इनका नाम मैं पहले से बता चुका हूं, दर्शन है। ये शादीशुदा है और इनकी जो उम्र है वो भी 47 साल है। एक बार 2021 में इनकी पत्नी के साथ इनका झगड़ा हो गया था। और जिसके बाद ये शिकायत इनकी पत्नी ने एक पुलिस स्टेशन में की और ये सलाखों के पीछे करवा दिए गए थे। 2-4 दिन ये सलाखों के पीछे रहे, लेकिन बाद में फिर इनकी जमानत हुई और घर में सुलह हुई हस्बैंड और वाइफ के बीच में। ये जो झगड़ा हुआ था 2021 में, ये इनकी गर्लफ्रेंड को लेकर के हुआ था, जिनका नाम है पवित्रा गौड। उस समय भी झगड़ा इस पवित्रा गौड को लेकर के हुआ था। अब जो हत्या हुई है वो भी पवित्रा गौड को लेकर के हुई है। दोस्तों, पहले मैं चित्र दिखा देता हूं उनका, कि आप लोग यहाँ पर देखिए। ये दर्शन है और ये इनकी गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड है। अब साथियों, मैं बिल्कुल आपको समझाने का प्रयास करूंगा एकदम जीरो से। हुआ क्या कि पवित्रा गौड ने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की और उस पोस्ट में इनका फोटो साथ में डाला हुआ था और कहा था कि 10 साल कंप्लीट हो गए। हालांकि ये खुलेआम नहीं कहा करते थे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है या इनके साथ कोई मेरा ऐसा रिलेशन है। हालांकि ये अच्छे दोस्त बताया करते थे। लेकिन जब इन्होंने पहली बार वो मैसेज किया, वो पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर कि 10 साल कंप्लीट हो गए, तो लोगों को अंदाजा हो गया कि ये हो ना हो आपस में रिलेशन में है। अब इसको लेकर के जो इनके फैन थे, इनके फैन जो है वो डाई हार्ट फॉलोवर हैं। क्योंकि आप लोग बॉलीवुड में जाओ और एक तमिल मूवियों में जाओ, जो साउथ की मूवियां हैं उनमें जाओ, तो जो एक्टर होते हैं ना, बॉलीवुड में उतना हम लोग प्यार नहीं करते, मूवी देखी चलो साइड में हट गए। लेकिन जो साउथ के एक्टर हैं उनको वहां के लोग भगवान मानते हैं। ऐसे ही इनको भी भगवान माना करते थे। तो जब इन्होंने पोस्ट की, पवित्रा गौड ने वो पोस्ट की, तो इस पोस्ट को देख करके कहीं ना कहीं जो इनके फैन थे वो नाराज हो गए। नाराज क्यों हुए? उन्होंने कहा, यार ये, हम इसको भगवान मानते हैं और ये व्यक्ति ऑलरेडी अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा है और अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत नाराज थे इनके फैन। और इनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक वो लोग जो ठीक है, चलो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो आज के जमाने में चलता है, गर्लफ्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वो लोग थे जो कहीं ना कहीं इनको भगवान मानते थे और जो इनकी गर्लफ्रेंड है पवित्रा गौड को लेकर के दुखी थे कि ये इनकी लाइफ में क्यों आ गई। मतलब इनसे परेशान थे, मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इन्हें। तो उनकी ही एक श्रेणी में, उस उन फैन की ही श्रेणी में एक व्यक्ति था, रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी, हालांकि इसको रेणुका स्वामी भी कह सकते हैं। रेणुका स्वामी भी दर्शन को बहुत प्यार करता था, बहुत बड़ा फैन था इनका। इनकी हर मूवी देखा करता था, सबसे पहले पहला शो, कैसे भी पॉसिबल हो पहला शो देखा करता था मूवी का, हमेशा। दर्शन जो था वो
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसने बस एक गलती करना शुरू कर दिया। गलती क्या? कि जैसे ही पवित्रा गौड़ कोई भी पोस्ट करती तो उस पोस्ट पर ये एक फर्जी आईडी बना करके मैसेज किया करता था हमेशा। और मैसेज शुरुआत में जो किए इसने इसने कहा कि आप दर्शन को छोड़ दो, दर्शन ऑलरेडी शादीशुदा है, आप इससे दूर रहो और हमें बड़ा बुरा लगता है जब तुम इसके साथ दिखाई देती हो या इनके साथ दिखाई देती हो। दर्शन हमारे भगवान हैं और आप इनसे दूर रहो। कई बार पवित्रा गौड़ ने ये मैसेज इग्नोर किए, लेकिन बार-बार ये फोटो जो है वो दर्शन के साथ डालते रही और अलग-अलग बार-बार खबर आती रही कि इनका रिलेशन जारी है। तो उधर से जो है रेणुका स्वामी भी जो है बार-बार इन पे मैसेज करने लगा। धीरे-धीरे मैसेज में गाली लिखने लगा, अश्लीलता बढ़ने लगी उसकी। और लास्ट टाइम उसने जो है अपने प्राइवेट पार्ट का फोटो भी जो है इसको शेयर कर दिया था, सेंड कर दिया था मैसेज। हालाँकि वो फर्जी आईडी से ये काम कर रहा था। जब उसने अपना न्यूड फोटो इसके पास भेजा, पवित्रा गौड़ के पास, तो ये बहुत गुस्से में आ गई अचानक से। गुस्से में आई और ये गुस्से होकर के सीधा पहुंची दर्शन के पास और दर्शन को बताया आप बीती जो भी कहानी चल रही थी। दर्शन को बताया तो दर्शन ने कहा कि क्या करना है, तो इसने कहा कि इसको सबक सिखाना है। दर्शन बोला ठीक है, सबक सिखाते हैं इसको। अब इसके बाद ये सारी प्रक्रिया इन्होंने चालू कर दी। अब जो मैं आपको बार-बार नाम ले रहा हूँ, रेणुका स्वामी, अब उसको ढूँढना शुरू कर दिया इन्होंने, सबक सिखाने के लिए। कैसे ढूँढा जाए? लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि वो फर्जी आईडी से फर्जी अकाउंट बना करके मैसेज भेजा करता था हमेशा। अब उसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। तो दर्शन के जो है अलग-अलग जगह पर फैन क्लब चलते हैं। फैन क्लब लाइक हर एक एक्टर जो फेमस होता है उसके जगह-जगह अलग-अलग शहरों में फैन क्लब होते हैं। ठीक है? तो इसका भी फैन क्लब अलग-अलग चलते हैं। तो इसने एक अपने फैन क्लब चलाने वाले को ये काम सौंप दिया। इसने कहा भाई ये ऐसे-ऐसे ये अकाउंट है फर्जी और ये ऐसे मैसेज भेजा करता है। तो उसने देखा जो फ़ोटो भेजी हुई थी उसने, उसमें हल्का-सा उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, रेणुका स्वामी का। तो जो रेणुका स्वामी का फ़ोटो दिखाई दे रहा था तो उसने उस फ़ोटो के माध्यम से और आईडी रिसर्च करना शुरू की, तो अचानक से उसे बाद में वो आईडी के बारे में पता लग गया जो इसकी रियल आईडी थी। तो ये इसका जो फैन क्लब चलाया करता था इसका नाम था राघवेंद्र। राघवेंद्र फ़ोन करता है दर्शन के पास और कहता है कि सर उस आईडी का पता लग गया है जो मैसेज भेजा करता था। अब बताओ कि इसको करना क्या है इसका? तो उधर से दर्शन का जवाब आता है कि इसको मारना है, मार दो इसे। ये सुन कर के राघवेंद्र थोड़ा-सा टेंशन में आता है। राघवेंद्र कहता है यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, मार दो। वो दोबारा से एक बार कन्फर्म करने की कोशिश करता है कि सर क्या कह रहे हो आप? बोला मैं ठीक कह रहा हूँ इसको मारना है। तो इतना सुन कर के राघवेंद्र कहता है ठीक है, मार देंगे इसको। तो राघवेंद्र कोशिश में लग जाता है उस तक पहुँचने की, कि कैसे उस तक पहुँचा जाए और अलग-अलग प्लानिंग करता है। ये 8 जून को वो दिन आ गया जब वो उसके पास पहुँचा। उसके पास पहुँच करके रेणुका स्वामी के उससे बात करता है और उससे कहता है कि भाई तुम कहाँ से हो, क्या करते हो? इस तरीके से बातें करता है और बताता है कि तुम कौन हो? रेणुका स्वामी पूछता है तुम कौन हो? तो ये बताता है कि मैं फैन क्लब चलाता हूँ दर्शन का। तो ये बड़ा खुश होता है रेणुका स्वामी कि तुम दर्शन का फैन क्लब चलाते हो, तो फिर तो तुम दर्शन सर से मिले भी होगे, उनको जानते भी होगे। बोला हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। इतनी बात सुनकर के रेणुका स्वामी बड़ा खुश होता है। वो कहता है यार, जिसके सपने देखा करता था, जिसको भगवान माना करता था, उसका खास आदमी मुझसे मिलने आया है। तो रेणुका स्वामी कहता है क्या तुम मुझे दर्शन सर से मिलवा सकते हो? तो वो कहता है बिल्कुल मिलवा सकता हूँ, क्यों नहीं मिलवा सकता? अब रेणुका स्वामी की खुशी का ठिकाना नहीं। इतना खुश हुआ कि वो कहता है कि सर कैसे भी करके मुझे मिलवा दो। बस मुझे एक बार उनको देखना है। तो यहाँ पे राघवेंद्र कैब बुक करता है और उसे बेवकूफ़ बना कर के एक गोदाम में, बेंगलुरु के गोदाम में ले जाता है। बोला यहाँ मिलेंगे वो सर। यहाँ तक बड़ा खुशी-खुशी आया, लेकिन जैसे ही ये गोदाम में पहुँचता है रेणुका स्वामी और उसके साथ और भी उसके जो राघवेंद्र है उसके दोस्त थे, इसको किडनैप करके ले गए थे वहाँ पे उस गोदाम में। अचानक से उनका सारा का सारा जो है वो जज़्बात बदल जाते हैं और इसको पीटना शुरू कर देते हैं अंदर ले जा कर के। रेणुका स्वामी
ये सोचता है कि अचानक यार हुआ क्या? मैंने क्या गलती कर दी? वो बार-बार पूछता है, भई मैंने क्या गलती कर दी? मैंने क्या गलती कर दी तुम्हारे साथ तुम मुझे पीट रहे हो? क्या पीट रहे हो मुझे? क्यों पीट रहे हो? अचानक से वो बेल्ट उतारते हैं और इतना भयंकर रूप से इसे पीटना शुरू कर देते हैं कि ये बोलना बंद कर देता है और लगातार वो पीटते रहते हैं। इसके जो दोस्त थे, इसके जो गुर्गे थे एक तरीके से दर्शन के, जो फैन क्लब चलाया करते थे और उसके साथ में मित्र राघवेंद्र के। अब पीटते-पीटते काफ़ी देर हो जाती है, तो अचानक से एक व्यक्ति सामने से आ रहा होता है। लंबी कदकाठी का एकदम हीरो जैसा व्यक्ति सामने से आ रहा होता है, जिसे देख कर के कुछ समय के लिए रेणुका स्वामी के सारे दुःख दूर हो जाते हैं। जैसे मूवियों में नहीं होता कि अचानक से कोई पिट रहा होता है और हीरो उसे बचाने के लिए आता है, सेम ऐसा हुआ। वो सामने जो व्यक्ति आ रहा था वो कोई और नहीं था, वो था दर्शन। ये अब इसे देख कर के वो अचानक से सारे दुःख भूल जाता है और एकदम हँसने लगता है और इसे लगता है कि मेरा भगवान आ गया मुझे बचाने के लिए। जैसे फ़िल्मों में एंट्री होती है ना, बचाने के लिए आता है। बस वो सारे दर्द भूल गया था, बस उसे एक ही चीज़ ध्यान थी कि ये आ चुके हैं यहाँ पे और मुझे बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जैसे ही वो नज़दीक आता है दर्शन भी इसको पीटना शुरू कर देता है, बेल्ट निकालता है और पीटना शुरू कर देता है। तब तक इसको पीटता है, तब तक ये बेहोश नहीं हो जाता और जब तक कि वो थक ना जाए। दर्शन थक गया था इसे पीटते-पीटते और जब ये बिल्कुल थक गया तो बाद में बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और इसे मार दूँ अपने साथियों से। उसके साथी भी उसे पीटना शुरू कर देते हैं और उसे इतना मारते हैं कि वो मर जाता है। अब यहाँ तक तो ये कहानी पूरी ठीक थी। उसने मार दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये पता कैसे लगा? कैसे ये जानकारी मिली कि यहाँ पर रेणुका स्वामी की हत्या कर दी गई है और वो भी कन्नड़ सुपरस्टार जिसका नाम दर्शन है उसने की है, कैसे पता लगा? तो मैं आपको ये कहानी फिर से दोबारा से एक और फेस में सुनाने की कोशिश करूँगा कि शुरुआत इसकी कैसे हुई थी। ये 9 जून की बात है, दिन था रविवार। बेंगलुरु में एक जगह है जिसका नाम है कामाक्षी पाल्या, एक जगह है बेंगलुरु में। यहाँ सुबह-सुबह की बात है तो अचानक से एक डिलीवरी बॉय जा रहा था जो कुछ डिलीवर करता था, वो डिलीवरी बॉय जा रहा था तो उसे अचानक से महसूस होता है कि साइड में कुछ नाले में पड़ा हुआ है। जैसे वो नाले को पार करता है तो उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, आदमी जैसा। तो वो अपनी बाइक को रोकता है और रोक करके वो ऐसे अचानक से देखने की कोशिश करता है कि क्या है यहाँ पे? तो वहाँ पे बहुत सारी मक्खियाँ, बहुत सारे जो है कुत्ते वगैरह लगे हुए थे उस पर। वो देखता है इंसानी लाश पड़ी हुई है यहाँ पे। तो वो तुरंत जो है वो पुलिस पे कॉल करता है और वहाँ पे पुलिस को बुला लेता है। कहता है कि सर ऐसे-ऐसे यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और आप इसे देख लीजिए। पुलिस आती है वहाँ पे, उस लावारिस लाश को उठा के ले जाती है। उसकी छानबीन करती है तो कोई जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि उस लाश का कुछ पता नहीं चल पाता क्योंकि उसने 1 दिन का समय बीत गया था, सड़ चुकी थी लाश। बुरी तरीके से देखा गया तो हालत भी उसकी बुरी थी, उसकी जीभ कटी हुई थी और उसके सैकड़ों निशान बने हुए थे उसकी बॉडी पर पिटाई के। लेकिन पुलिस उसे उठा के ले जाती है, पुलिस स्टेशन पहुँचती है और उसकी गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उस लाश को भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो जिसे देख कर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हैरान इसलिए क्योंकि उसकी जीभ काटी गई थी और उसके साथ वो बर्बरता वाला व्यवहार किया गया था कि शायद कोई आम आदमी ऐसा ना करे। कैसे कर लेते हैं इस तरीके की हरकतें, मैं कभी सोच नहीं सकता। क्यों कर लेते हैं ऐसा? अब नहीं पता लग पाता पुलिस को ये है कौन, लेकिन पुलिस अपने आस-पास सभी थानों में एक मैसेज भेजती है और कहती है कि भई एक गुमशुदा व्यक्ति की लाश मिली है। आप लोग ये देखिए कि आपके किसी थाने में किसी गुमशुदा की तलाश है या कोई गुमशुदा की या गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज है? तो बहुत कोशिश करते हैं, फिर एक थाने में जाकर के पता लगता है कि एक रिपोर्ट ज़रूर दर्ज करवाई गई है एक थाने में। वहाँ पर 8 जून को एक व्यक्ति गायब हो गया था, अब जिसको लेकर के एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहाँ उस थाने में पहुँचा जाता है,
उस थाने में वो जानकारी भेजी जाती है और वो जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी वो उस व्यक्ति जो गुमशुदा था उसकी माँ ने करवाई थी वो रिपोर्ट। और उस माँ को बुला के लाया जाता है उस लाश के पास जो मिली थी इन्हें और दिखाया जाता है कि पहचानो क्या ये तुम्हारे जानकारी में है कोई? माँ शुरुआत में नहीं पहचान पाती चेहरा देख करके, लेकिन उसके कपड़े और हुलिया देख करके ज़रूर अंदाज़ा लगा लेती है कि ये मेरा बेटा है। रोने लगती है। वो फिर पूछते हैं कि भई ये बताओ कि कहाँ गया था ये? कौन था? कैसे था? तो ये पूरी जानकारी वहाँ पे दी जाती है, बताई जाती है कि ये मेरा बेटा है और ये एक दवाइयों की कंपनी में काम किया करता था और ऐसे ही 8 तारीख को भी दवाई की कंपनी में काम करने के लिए गया था लेकिन वापस नहीं आया। इसलिए मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और इसकी मैं काफ़ी शिद्दत से जो है इसकी तलाश कर रही हूँ कि मेरा बेटा मिल जाए। लेकिन ये खबर आई जिसके बाद वो माँ बड़ी बेचैन होती है। अब पुलिस जो है वो लग जाती है अपने काम पर कि किस तरीके से इसके कातिलों का पता लगाया जाए जो इसके कातिल हैं। पुलिस जो है वो इधर-उधर पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई पता नहीं लग पाता। लड़का सीधा-साधा इसके फ़ोन कॉल देखती है, तो फ़ोन कॉल में भी कुछ ऐसा पता नहीं लग पाता। अब इसके घर परिवार में मालूम किया जाता है, फैक्ट्री कंपनी में जिसमें काम किया करता था, दवाइयों की एक कंपनी थी फार्मेसी, वहाँ जाके पता किया जाता है, तो वहाँ भी कुछ नहीं पता लग पाता। बोला यार सीधा-साधा व्यक्ति अब सीधे व्यक्तियों के बारे में तो पता नहीं लगता कौन मार गया इसे, अब सीधा आदमी किससे दुश्मनी करेगा, कौन उससे दुश्मनी करेगा। इत्तेफाक से अगले ही दिन 3 लोग उस पुलिस थाने में पहुँचते हैं और वो डायरेक्ट जाके कहते हैं कि आपको जो लाश मिली है रेणुका स्वामी की, उसका कत्ल हमने किया है। पुलिस अचानक सोच में पड़ जाती है कि यार बिना कुछ करे ही हमें तो कातिलों के बारे में पता लग गया और उन तीनों लोगों को पुलिस जो है वो पकड़ लेती है। बस केस को क्लोज़ ही करने वाले थे कि जो कत्ल हुआ उसके कातिल भी पकड़े गए, चलो केस खत्म करो। केस क्लोज़ ही करने वाले थे, उसके जो आईओ थे यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो क्लोज़ ही कर रहे थे, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक एसीपी पहुँचते हैं, जो उन थानों को सभी को देख रहे थे। वो अचानक से जाके पूछते हैं एसीपी कि ये बताओ भई एक अभी जो हाल ही में एक मर्डर हुआ है, जो लाश मिली है नाले में, उसका क्या हुआ? तो वो आईओ बताते हैं जो दरोगा थे कि हाँ साहब वो तो फाइनल हो गया और उसके जो कातिल हैं वो आ गए हैं। एसीपी साहब का दिमाग थोड़ा-सा छटपटाता है, वो कहते हैं यार कैसे? वो तीनों कहाँ पकड़े गए? बोले पकड़े नहीं गए सर अपने आप ही आ गए। उन्होंने आके जो है पूरा केस बता दिया कि हमने मारा था और ये भी बताया है कि मारा था वो पैसों का लेन-देन था इसलिए मारा था। ये सुनकर के एसीपी साहब को थोड़ा अजीब लगता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई मर्डर करे और मर्डर करने के बाद अचानक से आ जाए? और वो भी तीनों लोग अकेला कोई व्यक्ति है जिसने मर्डर कर दिया वो तो थाने आ सकता है। लेकिन 3-3 लोगों ने मर्डर किया और तीनों ही थाने आ जाएँ, दिमाग से थोड़ा-सा बाहर है। अब एक काम करो अभी क्लोज़ मत करो इस केस को और इन तीनों को बुलाओ। उन तीनों को बुलाया जाता है, एसीपी साहब उन तीनों से अलग-अलग पूछताछ करते हैं। पूछते हैं भई किसने मर्डर किया? कैसे मर्डर किया? जब उन तीनों को अलग-अलग ले जाकर के पूछताछ करते हैं, तो वो तीनों एक कुछ कह रहा था, एक कुछ और बात बता रहा था, तीसरा कुछ और बात बता रहा था। एसीपी साहब कहते हैं भैया दाल में कुछ काला है। तुमने मर्डर नहीं किया बेटा, तुम्हारे ऊपर कोई आका है। अब बता दो राजी-राजी कौन है वो? लेकिन तीनों में से कोई कुछ नहीं बताता। एसीपी साहब कहते हैं ठीक है चलो तुम मत बताओ हम खुद पता करेंगे। उन तीनों के मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए जाते हैं। जब उनके मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए गए तो पता लगा कि जहाँ लाश मिली है, वहाँ इनके फ़ोन आस-पास थे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी पुलिस को कब होती है? जब वो उनके फ़ोन कॉल की डिटेल निकालती है। फ़ोन कॉल की डिटेल में एक नंबर था, जिस पे बार-बार कॉल हो रही थी। जिसे देख कर के पुलिस कहती है यार इस नंबर पे बार-बार कॉल क्यों की जा रही है? जब उस कॉल की डिटेल निकाली जाती है, जिस पे बार-बार कॉल हो रही थी, तो उसे देख कर के उस डिटेल को पुलिस के हाथ-पाँव फूल जाते हैं। वो डिटेल में नाम जो था, वो था दर्शन का। दर्शन तमिल का सुपरस्टार, सुपर हीरो। अब ये देख कर के पुलिस यार ये इतने बड़े सुपरस्टार से क्यों बात कर रहा है बार-बार? और 2 दिन से ये कॉन्टैक्ट में आया, उससे पहले इनसे बात ही नहीं होती थी कोई उसके साथ। तो पुलिस का माथा खड़क जाता है।
इसलिए पुलिस इन पर थोड़ा सा दबाव और बनाती है, कहती है भाई ये बताओ फटाफट हुआ क्या है, इससे पहले तो तुम्हारी कभी इस दर्शन से बात नहीं हुई, अभी क्यों हुई है। तो इतना करने के बाद पुलिस अपनी सख्ती से पूछताछ करती है पुलिसिया अंदाज में, क्योंकि पुलिस का जो अंदाज होता है वो बड़ा खतरनाक अंदाज होता है। जब पुलिसिया अंदाज में पूछा जाता है और पीछे से दो पुलिस का जो बैंत होता है वो पड़ता है, तो सीधा सीधा एक व्यक्ति उगल देता है कि हाँ जी, उगल दिया उसने कि जी हमें तो दर्शन ने ही भेजा था उसका मर्डर करने के लिए। अच्छा, जब ये पूरी बात बता दी गई तो पुलिस सीधा पहुंचती है दर्शन के पास। दर्शन उस समय मर्डर वर्डर कर आके अपना निकल गए थे मैसूर के लिए, क्योंकि उनकी नई एक मूवी आने वाली है, उसकी शूटिंग चल रही थी, तो वहां चले गए थे, एक होटल में थे। जिसके बाद एसीपी साहब थोड़े से कड़क, थोड़े से सच बोलने वाले और रिश्वतखोर नहीं है, एकदम ईमानदारी से भरे हुए ईमानदार एकदम, पहुंचते हैं सीधा मैसूर। जाकर के उस होटल में पहले तो मिलना ही नहीं चाहते थे ये पुलिस से, क्योंकि इनके जो सुपरस्टार है ना भाई साहब दर्शन, इनके जो लिंक हैं वो होम मिनिस्टर तक लिंक थे, जो स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री तक लिंक थे। थोड़ा सा भी अगर 2-4 दिन का वेट कर जाते तो इस केस में कुछ नहीं होता, फाइनल हो जाता, खत्म। लेकिन क्योंकि एसीपी साहब ने इतनी जल्दीबाजी की ना कि लोग अपनी लिंक जोड़ नहीं पाए, उससे पहले ही काम खत्म हो गया। न्यूज़ चैनलों ने बहुत अच्छा काम किया, मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया, तुरंत ऑल इंडिया इसको फेमस कर दिया। केस कोई फेमस हो जाए तो इतनी जल्दी कोई भी नेता, कोई मंत्री हाथ नहीं डालता ऐसे केस में। जब इनको वहां पे अरेस्ट करने के लिए पहुंचे उस होटल में, तो ये पुलिस वाले बोलते हैं इनसे कि भाई चलो, तुमने मर्डर किया है और थाने चलो। तो ये कहते कि नहीं, तुम चलो, मैं थाने आ जाऊंगा खुद, अब मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर। तो ये अपनी 3 करोड़ की गाड़ी थी इनके पास, उससे जाना चाहते थे, लेकिन एसीपी साहब कहते हैं चल रहे हो या फिर हमें अपना तरीके से जाना, ले जाना पड़ेगा आपको, बताओ। तो थोड़े से दर्शन भी कहते हैं चलो, चल देते हैं, कहीं पता लगा कि और गड़बड़ कर दो तुम मेरे साथ। तो एसीपी साहब इनको लेकर के अरेस्ट करके जो है वो ले आते हैं, ऐसे इनको पकड़ा जाता है। ये पूरी कहानी थी दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना गुस्सा कि किसी व्यक्ति ने कुछ अश्लील मैसेज कर दिया, चलिए उसने फोटो भेज दिया, आप उसे ब्लॉक कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, आपकी फैन फॉलोइंग लाखों की संख्या में है, इग्नोर कर सकते हो उनको। अब ऐसे हमारे पास हम लोग जो है वो वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट तैयार करके वीडियो अपलोड करते हैं, तो कितने लोग हमें गाली देते हैं, क्या हम उन्हें घर 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 जाके मारेंगे? चलो आपने धमकी दे दी, धमकी तक ठीक था, आपने उसका मर्डर किया, मार दिया, उसकी हत्या कर दी, और इतनी बेरहमी के साथ कि उसका आपने जीभ तक काट ली, बेल्टों से उसको इतना पीटा कि वो पीटते पीटते ही मर गया। कैसा हो सकता है? मैं तो बस भाई अपने देश के जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनसे यही बस निवेदन करूंगा कि इसको फांसी की सजा दी जाए। अब इससे कम सजा इसके लिए नहीं हो सकती। मैं इस दर्शन की मूवी देखता था तो मुझे भी लगता था कि यार हाँ, वाकई में अच्छा कलाकार है। लेकिन मूवी वाली हरकतें, जो मूवी में जो विलन होते हैं वो जो हरकतें करते हैं, वो इस हीरो ने की है क्या ही? तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों। आप भी अपने जो है वो जो कीमती कमेंट है वो ज़रूर दीजिएगा, और इसके बारे में 2 लाइनें ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपने इसकी मूवी देखी है तो कौन-सी मूवी देखी है। ये कहानी थी। अब इसकी कहानी सुनकर के शुरुआत में तो मुझे लगा ना कि जब वो बार-बार दिखा रहे थे फ्लैश करके, मैं ऐसे ही नाम आ गया होगा यार, ऐसे तो नहीं करेगा ये व्यक्ति। बड़ा फेमस व्यक्ति है और समझदार भी है, ऐसा तो नहीं करेगा। लेकिन बाद में जब धीरे-धीरे पता लगा ना कि हाँ, ये तो इन्वॉल्व है इसमें। सच बता रहा हूँ, मेरे को भी बड़ा अजीब फ़ील हुआ यार। किसी के बारे में कुछ नहीं पता, कौन कब क्या कर दे। सतर्क रहिए, बच के रहिए सबसे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।